हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम समाज सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं यह तीसरा क्रम का वीडियो है। ये जो देखिए, ये जो यूजीसी नेट परीक्षा 2022 जो आपकी अगस्त में होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं आपको बिल्कुल यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, बिल्कुल भी आपको अलग से भटकना नहीं पड़े, सब कुछ आपके सामने हो जाए और आप समझ लें हर चीज़ों को। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान समझिएगा। पहले इसके पहले के यदि वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। उसमें क्या है, समाज कार्य के विषय में परिभाषा, क्षेत्र, विकास, ये सब के बारे में बताया गया है पहली यूनिट के पहले टॉपिक में। फिर दूसरी यूनिट के दूसरे टॉपिक में आप देखेंगे तो फिर उसके बाद समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास, उसके बारे में बताया गया है जो यूएसए, यूके और इंडिया में था। और तीसरा टॉपिक है समाज सुधार आंदोलन। फिर ऐसे ही क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे जिससे पूरा पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, आपको समझ में आए। और हाँ, आपसे बार बार कहते हैं कि आप जो पिछले 5 साल के पेपर हैं उसको जरूर ध्यान से आप देखिएगा। वो 5 साल के जो पेपर हैं वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आगे जो एग्जाम होने वाला है। पहली बात तो कैसा पैटर्न रहता है वो आप देख के समझ सकते हैं, और उससे बहुत सारे प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आपको देखने को जरूर से मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ये जो हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं बिल्कुल भी इसका कोई पीडीएफ नहीं है। आप क्लास नोट्स आराम से बैठ के बनाइए, ये आपके खुद के लिखे नोट्स होंगे, बहुत काम है। आपके ये नोट्स हमेशा काम आएंगे और इससे बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे जब भी कोई क्वेश्चन है। केवल नोट्स पढ़ने के चक्कर में आप रहेंगे तो बहुत सारी तो किताबें भी आती है जो पूरा A to Z बताया है उन्होंने, ठीक है। तो ये पूरा हम हाँ, आपको कोई समस्या आ रही है सोशल वर्क को लेकर, टॉपिक को लेकर, सिलेबस को लेकर, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। प्लीज जब भी तैयारी कीजिए आप किसी भी एग्जाम की, आपके पास सामने सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के बेस पर ही आप पूरा कंप्लीट प्रयास करेंगे कि एक एक टॉपिक को, उस टॉपिक के मेन जो उसका भाव है उसको समझने की कोशिश करेंगे, या उससे कभी एक दो चीजें जुड़ी हुई होती है उससे आप पढ़ेंगे, बिल्कुल भटकेंगे नहीं आप। इसी क्रम में आज हम समाज सुधार आंदोलन कर रहे हैं। ये यूनिट प्रथम का समाज कार्य का यूजीसी नेट का सिलेबस है, उसके यूनिट प्रथम का तीसरा टॉपिक है। आप इसको मिला सकते हैं, और आपको सिलेबस नहीं मिले, आपको 5 साल के पेपर नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले तो आप हमको बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हम बिल्कुल यथा संभव जो भी आपकी सहायता होगी वो करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, समाज सुधार आंदोलन, इस शब्द को ही समझेंगे तो समाज को सुधारने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था उस आंदोलन को ही समाज सुधार आंदोलन हम लोग कहते हैं, ठीक है। कैसे है समाज सुधार आंदोलन? ये पहले के समय में बहुत सारे प्रयास होते रहे, लेकिन सही मायनों पे जब ये 19वीं सदी प्रारंभ हुई, 19वीं सदी प्रारंभ हुई मतलब 1800 के बाद। देखिए, जब भी हम कोई सदी कहते हैं 19वीं सदी, 20वीं सदी, तो 20वीं सदी का मतलब होता है उसके पहले का ईयर समाप्त हो गया हो, उससे आगे का ईयर चल रहा हो। जैसे यदि हम आपसे बोले 19वीं सदी बात करें तो 19वीं सदी का मतलब क्या होता है, 1800 समाप्त हो गया हो और 1800 से 1900 के बीच का जो कालक्रम होता है उसे कहते हैं 19वीं सदी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये साल चल रहा है। जैसे कोई 18 साल का हो जाएगा और वह उसके बाद का समय चल रहा होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, 19वां वर्ष चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 19वीं जो भारत में समाज सुधार आंदोलन है, इसके शब्द से समझिए, और ये आधुनिक तौर पे 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ। अब देखिए, इसमें सबसे पहला यदि किसी का नाम आता है, सबसे पहला नाम वो कौन है, राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय सच मायनों पे बिल्कुल हमारे आधुनिक काल में बहुत सारी जो सामाजिक बुराई हैं उनको दूर करने के एक अग्रदूत के रूप में नाम हमेशा इनका हुआ है। इनके देखिए, इसीलिए इनके बहुत सारे नाम रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं नाम? देखिए, एक है आपका नव जागरण का अग्रदूत है, आधुनिक भारत का पिता है, और सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक है। मतलब
कोई भी चीज प्रारंभ की जाती है तो उसको प्रवर्तक कहेंगे, तो यहाँ पर कहीं वो स्टार्ट करने वाला या आगे बढ़ाने वाला, तो इसलिए समाज सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी राजा राम मोहन राय को कहते हैं। बड़ी अच्छी कहानी, बहुत अच्छे ज्ञाता थे ये, पता है आपको। ये बहुभाषाविद थे, मतलब इनको क्या आती थी, अरबी, फारसी, संस्कृत, ये सब का अध्ययन इन्होंने किया था। साथ में इन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, हिब्रू, ये सब भाषाएं इन्होंने सीखी थी। और आप ये समझिए, जब हमें भाषा का ज्ञान होता है तो उस भाषा के साहित्य को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग को हिंदी आती है, कि इंग्लिश नहीं आती, तो बहुत सारी चीजें नेट में देखिए, किताबों में देखिए, आपको इंग्लिश मिलेंगी। तो क्या यदि आपके इंग्लिश नहीं बनेगा तो आप उसके विषय में जान नहीं पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, बहुत सारी भाषाओं को केवल इस आधार पे सीखा है, क्योंकि वह जैसे जैसे हमको भाषा बनेगी, तो भाषा बनने पे क्या होगा, हमको भाषा बनने पे ये लगेगा कि हम उसके साहित्य को जान पाएंगे, उनकी संस्कृति जान पाएंगे, रीति रिवाज जान पाएंगे, उनके नियम कायदे जान पाएंगे, तो हम अपने जो धर्म है, समाज सुधार है, उनमें भी हम यह लागू कर पाएंगे। तो यह बहुत अच्छी विशेषता क्या थी उनकी, बहुभाषाविद थे, ठीक है। और देखिए क्या है, उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं बनाई, लेकिन यदि आप एक बात करें कि कुछ ग्रंथ भी उन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं, फारसी में लिखे, बांग्ला में लिखे, अंग्रेजी में लिखे, क्योंकि बनती थी उनसे। एक जो ग्रंथ है उनका बहुत महत्वपूर्ण है, तोहफत उल मुहद्दीन, ये किसमें है, ये उन्होंने फारसी में लिखा। किसमें लिखा, फारसी में उन्होंने लिखा। और इसमें बताया क्या गया, इसमें ये बताया गया कि एकेश्वरवादियों को उपहार, मतलब ये जो है एक, मतलब एक ईश्वर को मानने वालों के लिए उपहार, इस शब्द को समझिए। एकेश्वरवादी जैसे वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ऐसा सोचते थे कि बहुत सारे देवी देवता हैं, ये सब नहीं है, हम एक एक किसी देवता को माने और एक ईश्वर को माने। वो इस बात को प्रयास करते थे और समझाने की कोशिश करते थे। और वो मूर्ति पूजा का भी विरोध, बहुत ज्यादा विरोध करते थे। वो कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, उन्होंने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। क्या है, जैसे कि क्या है, उन्होंने 1814 और 15 में आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 की बात करें तो वेदांत सोसाइटी का गठन किया। 1820 की बात करें तो क्या है, इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखी, एक पुस्तक लिखी इन्होंने। देखिए, हम इनके बारे में इसलिए हम लोग इतना समझ रहे हैं क्योंकि ये समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। तो और बहुत कुछ इन्होंने ऐसा किया है जो एक आगे के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है, लोगों के उदाहरण बने हुए, लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए हुए हैं। तो इसलिए इनके विषय में थोड़ा सा जानना हमें आवश्यक है। अब एक बहुत अच्छी चीज है, 20 अगस्त, जो 20 अगस्त है 1928 को इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। उद्देश्य क्या था इसका, ब्रह्म समाज तो बनाया उन्होंने, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था ब्रह्म समाज का, उनका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार। हिंदू धर्म में क्या सुधार चाहते थे वो, पहली बात तो ये चाहते थे कि बहुत सारे ईश्वर हैं, देवी देवता, उनको क्या है, एक कोई देवी देवता हो। फिर दूसरा सुधार क्या चाहते थे, वो ही चाहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूजा होगी तो आप किसी को देख के पूजा करेंगे तो मन में आस्था नहीं आएगी। उनका एक खुद का विचार था, प्रयास करते थे, हालांकि बहुत पढ़े लिखे, समझदार और बहुत जानकार व्यक्ति थे। तो अपने तर्कों के आधार पर एक्चुअली वो ये सब इसलिए कहते थे कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि जो समाज में बुराइयां फैली हैं उनका आधार ये है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, इन्होंने भी कॉलेज की स्थापना की। 1825 की बात करें यदि हम तो वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई, और 1829 में करें तो सती प्रथा पर प्रतिबंध। देखिए, ये सबसे बड़ा इनका प्रयास था। आपको पता होगा, शायद बहुत अच्छे से जानकारी ना हो आपको, लेकिन इन्होंने 10 वर्ष पूरा प्रयास किया कि ऐसा कानून बन जाए, क्योंकि ये तो कानून बनाने वाले नहीं थे, उस समय अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेज ही जब तक कानून नहीं बनाएंगे तब तक किसी को भी, कोई भी सभी कानूनों को मानना या लागू करना संभव नहीं था। तो इन्होंने 10 वर्ष प्रयास किया, बहुत सारे तर्क दिए, जो अंग्रेज थे उनको तर्क दिया, उनको बताया कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। अंतिम में वो 10 साल लग गए उनको अंग्रेजों को समझाने, मात्र समझाने के लिए। और इसी का पूरा प्रयास रहा कि अंतिम में क्या हुआ, उनका सती प्रथा पर प्रतिबंध
लग गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आप सोचिए सती प्रथा के विषय में यदि आप कल्पना भी करेंगे तो एक रोंगटे खड़े होने वाली आपकी कल्पना शक्ति के सामने वो चीजें आएंगी कि किसी का पति यदि किसी अकाल मृत्यु हो जाती है या किसी भी कारण से मृत्यु होती है, जब उसको चिता में जलाया जाता है तो उस समय उसकी पत्नी को भी चिता में जला दिया जाता था, जिससे वो सती प्रथा के नाम से विख्यात हुई। बहुत सारी, संभवतः ज्यादातर, अधिकतम बहुत ही संख्या में जो महिलाएं होती थी वह बिना मर्जी से उनको जबरदस्ती चिता में रख दिया जाता था और उनको जलने में के लिए मजबूर किया जाता था। सोचिए कितनी ज्यादा, कितनी भयावह स्थिति रही होगी। ऐसी घिनौनी प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और 10 वर्ष बाद उन्होंने सफलता पाई और 1929 में सती प्रथा पर सरकार ने कानून बनाया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने क्या किया 1821 में, यदि हम 1821 की बात करें तो 1821 में संवाद कौमुदनी एक उन्होंने पत्रिका, पत्र समाज, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने इसके विषय में बताना, मतलब एक पत्रिका ही थी ये। संवाद कौमुदनी एक पत्रिका थी और ये किस भाषा में थी? बांग्ला भाषा में थी। मीरात उल अखबार ये फारसी में था, ये फारसी में था। ठीक है, ये राजा की उपाधि, देखो ये पहले राजा राम मोहन राय, केवल मोहन राय मान लीजिए इनका, या जो भी था नाम, उसमें एक राजा की उपाधि किसने दी थी? जो मुगल शासक थे, ये राजा की उपाधि की, राजा की उपाधि किसने दी थी? ये अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद सीधा सीधा पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर द्वितीय ने। चाहे आप पीएससी की तैयारी करते हो, चाहे इसके लिए, ये इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप देखें तो अंतिम में इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु भारत में, इंग्लैंड में, कहीं भी हो सकता है। तो आपको इस बात को बहुत ध्यान से दिमाग में रखने की आवश्यकता है। अब इन्होंने एक ब्रह्म समाज बनाया था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य तो पता ही है कि यह हिंदू धर्म में सुधार चाहते थे। चूंकि इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के समय, मृत्यु जब इनकी हो गई उस समय क्या हुआ? ये जो 1833 में द्वारिका नाथ टैगोर के हाथ में ब्रह्म समाज की कमान आ गई, द्वारिका नाथ टैगोर के हाथ में। फिर उसके बाद 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ, मतलब 10 वर्ष बाद द्वारिका नाथ टैगोर के हाथ से आकर देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में इनके पूरी कमान आ गई। ठीक है, अब केशव चंद्र सेन की बात करते हैं हम लोग। अभी ब्रह्म समाज ही चल रहा है, ठीक है, ब्रह्म समाज का विकास चल रहा है, लेकिन केशव चंद्र सेन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत सारे ऐसे हो जिन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा दी होगी अभी कुछ दिन पहले, जो उसके पहले हुई थी एग्जाम, उसमें भी केशव चंद्र सेन के में कितना कितना विवाद हुआ था, आपको तो अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आयोग के बड़े बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। केशव चंद्र सेन, इन्होंने क्या किया? नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया। नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने, बाद में क्या गया है? इन्हें आदि ब्रह्म समाज नाम दिया गया और यही बाद में क्या हुआ? भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी विख्यात हुआ। क्या हुआ आपको? केशव चंद्र सेन है, उन्होंने क्या हुआ? नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की, बाद में आदि ब्रह्म समाज कहलाया और यही बाद में क्या है? भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। अब इसके बाद हम वेद समाज की बात करते हैं। वेद समाज, यह दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, जैसे यहाँ ब्रह्म समाज था वहां पर उस ब्रह्म समाज का नाम क्या था? वेद समाज। और उसका जो संस्थापक थे ये धरालू नायडू थे संस्थापक। इतना क्लियर हो गया? आपको कुछ कंफ्यूजन हो प्लीज आप जरूर हमको मैसेज कीजिएगा, बात कीजिएगा, कुछ भी आपको लगे तो बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में समाज सुधार की बात करें तो महाराष्ट्र में उस समय समाज सुधार की बात में क्या आता है? इसका श्रेय जाता है गोपाल हरि देशमुख, और इन्हें क्या कहते थे? लोक हितवादी। मतलब जो गोपाल हरि देशमुख है, इन्होंने जो समाज सुधार का मुख्य कार्य किया वो महाराष्ट्र में किया। किसने किया?
गोपाल हरि देशमुख ने। और इनको भी इन्हीं को क्या कहते हैं, लोक हितवादी। अक्सर प्रश्न पूछा है लोक हितवादी किसका उपनाम है, तो आपको पता होना चाहिए गोपाल हरि देशमुख। अब हम महत्वपूर्ण समाज में आते हैं। ये क्या है, अब प्रार्थना समाज। ये भी बहुत महत्वपूर्ण समाज रहा है। कैसे, हम लोग समझते हैं। 1867 में, कब, 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा सामाजिक बुराई दूर करने हेतु प्रार्थना समाज की स्थापना की। किसने की स्थापना, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना क्यों की गई, सामाजिक बुराई दूर करने। देखिए हम जो पूरा पढ़ रहे हैं वो समाज सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। मतलब राजा राम मोहन राय ने शुरू किया, फिर उसका विकास क्रम कैसे आया, फिर उसका विकास आगे क्या बढ़ा, फिर प्रार्थना समाज आया। ऐसे ऐसे करते करते हम पूरा जो विकास क्रम होगा उस विकास क्रम को समझने की कोशिश करते हैं कि समाज सुधार आंदोलन कैसे कैसे पनपा। अब इसके बाद आता है विडो री मैरिज एसोसिएशन। 1891 में गोविंद रानाडे द्वारा आर्य महिला समाज। देखो पहली बात क्या है, ये विडो री मैरिज एसोसिएशन की बात करें थी हम लोग। तो देखो जब उस समय में यदि कोई विधवा हो जाती थी महिला, तो उसको दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि उस समय समाज में ऐसे नियम नहीं बने थे। इस कारण से ये सब समस्याएं वहां बहुत ज्यादा व्याप्त थी। ठीक है, इसीलिए 1891 में क्या किया गया, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक थोड़े से उसी समय की बात करें तो एक महिला थी पंडिता रमाबाई। इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। किसने, आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की। विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1891 में महादेव गोविंद रानाडे ने की। ठीक है, अब हम आते हैं विडो होम मतलब महिलाओं को विधवा आश्रम कह सकते हैं, साफ साफ कह सकते हैं। पूना में हुआ। इसकी स्थापना किसने की, इसके 1899 में डी के कर्वे द्वारा की गई है। विडो होम की स्थापना, उस समय विधवाओं को तिरस्कार सहना पड़ता था, तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो जाना चाहे, जहां उनकी पूरी व्यवस्था हो, ऐसी कोई जगह ही नहीं थी। तो विडो होम बनाया गया डी के कर्वे द्वारा। और साथ में क्या किया गया, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो है मुंबई में 1906 में स्थापित की गई। देखिए दोनों चीजें डॉक्टर जो डी के कर्वे ने स्थापना की। पहला तो विडो होम पूना में स्थापना की 1899 में, और 1906 में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आपको पता है इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी जो है मुंबई में जुहू में है, और जुहू में बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। और वो कहते हैं कि अच्छी बहुत रेपुटेशन है उसकी, क्योंकि बहुत प्राचीन भी है। साथ में क्या है, उसमें केवल महिलाओं की यूनिवर्सिटी है, तो बहुत बेहतर तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है। आज वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आर्य समाज में। देखिए जो भी आप टॉपिक नहीं समझ में आए, प्लीज दोबारा आप उसको वीडियो देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिए कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर ली। कॉन्सेप्ट क्लियर होगी आपकी तो बहुत कुछ आप उसमें आंसर लिखने की स्थिति में होंगे। अब आर्य समाज की बात करें हम, 1875 में इसकी स्थापना मुंबई में हुई। किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना हुई। और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। क्या कहते हैं इनका, भारत का मार्टिन लूथर किंग इनको कहा जाता है। ठीक, अब हम थोड़ा सा इनके विषय में पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर। ये भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है आर्य समाज। आर्य समाज मतलब सीधा से हिंदू धर्म के प्रति बहुत सारी इनकी आस्था थी, और बहुत सारे ऐसे काम थे जो हिंदू धर्म को के विकास के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। कैसे, पहले इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनका नाम क्या, मूल नाम क्या था, मूल शंकर मतलब पुराना बचपन का नाम कह सकते हैं, या मुख्य ये घर का नाम कह सकते हैं, तो मूल शंकर था।
इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ इनका गुजरात में। ये स्वामी पूर्णानंद ने, इनका नाम क्या है? स्वामी ऐड कर दिया। इनका मूल शंकर नाम था, लेकिन बाद में इनका स्वामी दयानंद सरस्वती बनाया गया। जो स्वामी शब्द है वो किसने? स्वामी पूर्णानंद ने इनको दिया। अब 1875 में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ पे की? मुंबई में। मुख्यालय क्या था उसका? मुंबई। ठीक है। इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें ऐड की थी। क्या चीज की ऐड की थी? पहला तो ये था कि वेदों की ओर लौटो और शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था? वेदों की ओर लौटने का सीधा सा मतलब ये था कि आप अंग्रेजी सभ्यता के प्रति बहुत ज्यादा मत करिए, आप यहाँ आइए और क्या करिए। देखिए इसमें एक चीज ये है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बनाया उन्होंने जब मुंबई में, लेकिन मुख्यालय क्या रखा इन्होंने? लाहौर में। इसको प्लीज सुधार लीजिएगा, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन थी। ठीक है, लाहौर। मुख्यालय क्या था इसका? लाहौर। जो आर्य समाज था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। वहां पर वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया गया था। और इन्होंने वर्ण व्यवस्था, इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज ने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। इन्होंने एक चीज क्या थी, क्या है? छुआछूत है, जाति व्यवस्था का विरोध तो किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए स्वामी जी ने 10 सिद्धांतों की स्थापना की। 10 सिद्धांत क्या? सत्य केवल वेदों में निहित है, वेद मंत्रों के आधार पर है, मूर्ति पूजा का विरोध हुआ, अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का विरोध हुआ, कर्म सिद्धांत, आवागमन सिद्धांत का समर्थन, ये सब, स्त्री शिक्षा में विश्वास, ये सब चीजों ने क्या किया? इन्होंने विशेष तौर पे 10 सिद्धांत लागू किए। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश का इन्होंने प्रकाशन किया। सत्यार्थ प्रकाश का किसका किया? 1874 में। ये देखिए, ठीक है। फिर इन्होंने, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। पहले व्यक्ति थे, स्वराज शब्द का प्रयोग पहले व्यक्ति इन्होंने उपयोग किया। जो आर्य समाज है, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता माना गया है। किसने कहा है? ये वैलेंटाइन शिरोल ने कहा। पूछा जा सकता है कि आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता, मतलब शांत सब लोग, अंग्रेज शासन कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने ऐसी बातें कही। तो यदि धर्म के बारे में आप कोई बात कहें, कोई अच्छी चीज कहें, तो धर्म में आस्था इतनी ज्यादा होती है लोगों को कि वह धर्म के प्रति झुकाव करने लगते हैं, उनकी बातों को मान लगते हैं। तो उन्होंने जो बात कही, ठीक है, उस समय सही थी, आज भी सही है वो, तो उनका ठीक है, लेकिन वो उस कारण से लोगों में अशांति हो गई। नहीं, अंग्रेज ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते, तो अंदर से अशांति लोगों में पनपी। इसीलिए भारतीय अशांति का जन्मदाता भी इनको, आर्य समाज को कहा गया, वैलेंटाइन सिरोल द्वारा। ठीक है। रामकृष्ण मिशन, अब बहुत महत्वपूर्ण मिशन आ रहा है, रामकृष्ण मिशन। देखिए जो रामकृष्ण मिशन है, ये इसकी स्थापना कहाँ हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना है 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई, और यह पहले वारानगर में था। कहाँ पर? ये वारानगर कलकत्ता में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया है? वेलूर में कर दिया गया है। पहले कोलकाता में था स्थापना के समय, लेकिन अभी क्या है, इसको वेलूर में कर दिया गया है, और ये स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या? दरिद्र नारायण सेवा, मतलब ये भी जो एक प्रकार से लोगों की सहायता करना ही इसका मुख्य सेवा था, मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रकार से हम जो, हमारा जो उद्देश्य था कि हम समाज सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए समाज को सुधारने के लिए अपने अपने तरीके से लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इन सबको समाज सुधार आंदोलन में हमने ऐड किया हुआ है। अब स्वामी विवेकानंद की बात करें,
क्यों? क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना ही स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, अब देखिए स्वामी विवेकानंद क्या, इनका जन्म 1862 में और 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका घर का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या नाम था इनका? नरेंद्र दत्त। और गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम से ही रामकृष्ण मिशन उन्होंने स्थापना की थी। और ये अब दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक तो हो गया 1993 में जो प्रथम विश्व धर्म संसद हुई थी, कहाँ पर? शिकागो में, जो यूएसए में है, वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और दूसरी जो धर्म संसद पेरिस में हुई थी, वहां भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देखिए जब 1993 की बात, आप थोड़ा सा समझें स्वामी विवेकानंद के बारे में। 1993 की बात है, जब इन्होंने वहां पर भाषण दिया था, तो भाषण सुनकर वहां के लोग बहुत तालियां से स्वागत किया, बहुत ज्यादा खुश हुए कि क्या बढ़िया उन्होंने स्टार्टिंग में ही भाई बहनों का संबोधन किया उन्होंने। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उनके काफी समय तक तालियां बजती रही। ऐसा जो पहले रिकॉर्ड में है वो बताया गया कि ऐसा हुआ था। और उन्होंने जब भाषण दिया, भाषण सुनने के बाद वहां एक ईसाई धर्म के ही बहुत समर्थक थे, तो उन्होंने बोला कि, क्योंकि आप जानते हो कि इसके पहले बहुत सारे हमारे यहाँ भारत में ईसाई धर्म को स्वतंत्रता मिल गई थी, आओ लोग शिक्षित करो, लोग ज्ञान दो, ईसाई बनाओ। ये मतलब उनको लगता था कि भारतीय लोग गंवार हैं, किसी काम के नहीं है, इनको हम ज्ञान देते हैं तो बहुत अच्छा ये आगे बढ़कर काम कर सकते हैं, तो हम बहुत ज्ञानवानी हैं, उनको ऐसा लगता था। लेकिन जब इन्होंने भाषण दिया, भाषण देने के बाद वहां एक विचारक या अंग्रेजी बैठे थे, मान लीजिए ईसाई धर्म के प्रवर्तक आप मान सकते हैं, तो उन्होंने कहा, अरे ऐसे लोग जिस देश से आए हैं उस देश में हमें ज्ञान बांटना या ज्ञान की शिक्षा देना मूर्खता बड़ा काम है, मूर्खता भरा काम। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जहां पर खुद ज्ञानवानी है, उनको ज्ञान कैसे दिया जाएगा? वो तो खुद ज्ञान से संपूर्ण है। इसलिए उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया, और इस बात को प्रूफ हो गया कि भारतीय वास्तव में दिमाग से चीजों में बहुत बेहतर होते हैं। और आज भी आप देख रहे हो, भारतीय विश्व के ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पर उनकी अच्छी खासी कम्युनिटी नहीं है और वो काम करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में। आज भी देखिए, जो ब्रिटेन के जो मुख्यमंत्री बनने वाले, सॉरी पीएम बनने वाले हैं बेस्ड ऑन के बाद, वह एक नाम आ रहा है, कोई ऋषि करके हैं, वो भी भारतीय मूल के हैं। अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति वो भारतीय मूल के हैं। कितनी बड़ी बात है, कहीं ना कहीं भारतीयों ने अपना वर्चस्व बेहतर किया हुआ है और पहले से बेहतर थे, तो उनको ये लगा होगा। फिर देखिए इसमें आगे आते हैं 1993 में, 1993 और 1900 में दो संसद हुई। 1993 में प्रथम विश्व धर्म संसद हुई और 1900 में द्वितीय विश्व धर्म संसद हुई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी ये भी एक प्रकार क्या है, अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। स्थापना 1875 में कब हुई थी? 1875 में हुई थी। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में हुई थी। क्या है? ब्लावत्स्की व कर्नल आलकाट द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। भारत में 1882 में मद्रास में आया था। एनी बेसेंट वगैरह लोगों ने काफी ज्यादा इसमें प्रचार प्रसार किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? अब हम लोग मुख्य सामाजिक सुधार जो अलग से एक चार्ट बना के हम पढ़ रहे हैं, उसमें समझिए। ये तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ ली, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या चीजें हुई, वो पढ़ लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चार्ट बना के सामान्य रूप से पढ़ने की कोशिश करें। पहले तो क्या है? सती प्रथा। आप भी जानते हैं सती प्रथा बहुत महत्वपूर्ण है। ये ही राजा राम मोहन राय ने एक स्टार्ट के तौर पे किया और बहुत बड़ी सामाजिक बुराई को खत्म करने की कोशिश की। अब देखिए, ये 1829 में नियम, कौन से नियम? वहां जो नियम चलते थे, जिससे आज संविधान संशोधन है, वैसे वहां भी था। 17 द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त की गई। 10 वर्ष प्रयास किसने किया? राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इसमें कानून बना दिया। 17 नंबर कानून है, उस कानून के आधार पर सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम लोग ठगी प्रथा पर। ठगी प्रथा ये भी 1830 पे, इस पर भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर इसको भी ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। कब किया? 1830 में। शिशुवध,
ये 1802 में वेलेस्ली व जॉन शोर के प्रयासों से 1802 में कानून बना दिया गया कि शिशुवध समाप्त कर दिया जाए। एक्चुअली शिशुवध क्या था? पहले जो खासकर आप राजस्थान में या ऐसी जगह राजवंश में देखेंगे, वहां पर क्या होता था, जो बच्चियां, यदि किसी के वहां कोई जन्म लेता था, यदि वो बच्चियां हैं तो उस जन्म लेते ही उस बच्ची को मार दिया जाता था। आप सोचिए कितनी घिनौनी और कितनी खराब स्थिति रहती होगी वहां पर। और वो एक परंपरा बनी हुई थी, उनको लगता था कि यदि पुत्र होगा तो अच्छा होगा, महिलाएं होंगी तो सही नहीं है। तो ये प्रथा को 1802 में शिशुवध जो उसमें किया जाता था वेलेस्ली व जॉन शोर के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। नर बलि प्रथा 1844 और 45 में हार्डिंग प्रथम, और ये कौन है? हार्डिंग प्रथम द्वारा 1844-45 में नर बलि प्रथा, मतलब पहले बलि तो मान लो सबको दी जाती थी, पहले चाहे इंसान हो चाहे वो जानवर हो, लेकिन उसमें 1844-45 में नियम बना दिया गया हार्डिंग प्रथम द्वारा कि बिल्कुल भी नहीं, अब बलि, नर बलि मतलब मानवों की बलि नहीं दी जाएगी, यह प्रथा बना दी गई। और इससे उस समय के बाद से जो कुरीतियां थी वो काफी हद तक समाप्त होना शुरू हो गई। ठीक है, अब देखिए एक होता है दास प्रथा। दास प्रथा भी जानते हैं आप। वैसे एक कोई व्यक्ति है, उसका पिता, उसका लड़का, उसका पूरा हमेशा दास बन गया, तो दास हमेशा बना रहता था। ये 1843 में एलन बरो द्वारा, जो गवर्नर जनरल थे, एलन बरो द्वारा 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। अब विधवा पुनर्विवाह की बात करें, क्योंकि पहले विधवा पुनर्विवाह करना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, इसके लिए एक कानून बनाया गया। किसने बहुत प्रयास किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत प्रयास किया कि जो महिलाएं हैं वो यदि विधवा होती हैं तो उनके दोबारा वो विवाह कर सके। इसके प्रयास के लिए 1856 में ये देखिए 1856 में डलहौजी द्वारा एक नियम बनाया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कौन सा बनाया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बनाया गया। 1872 में एक एक्ट और बना, कौन सा? ब्रह्म मैरिज एक्ट। नॉर्थ ब्रुक के समय बना ब्रह्म मैरिज एक्ट। इसमें क्या गया? इसमें तो देखिए, इसमें तो विधवा पुनर्विवाह तो शामिल ही था, साथ में क्या है, अंतर जाति विवाह को भी शामिल कर दिया गया। मतलब यदि ऐसा कोई करता है, अंतर जाति विवाह भी करता है या विधवा पुनर्विवाह भी करता है, दोनों ही स्थिति में उस कानून की नजर में वैध माना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट और 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज आप इसको नोट जरूर करते जाइएगा, बहुत आपके काम की चीजें हैं। अब हम मेन आते हैं इस टॉपिक, इस पूरे वीडियो के लास्ट में, ये आपका बाल विवाह। बाल विवाह क्या है? बच्चों के नाबालिग होने पर ही, जो आज के शब्द में हम नाबालिग कह रहे हैं, पहले नाबालिग नहीं मानते थे लोग, मतलब कम उम्र में विवाह कर देना ही बाल विवाह कहलाता था। अब देखिए इसमें कुछ नियम बने। पहला क्या है? सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट, यह 1872 में, कब? 1872 में बना। इसमें लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होगी, ये उसमें उस एक्ट में बताया गया। ठीक है, अब और इसमें एक चीज और शामिल की, क्या शामिल की गई? उसमें ये शामिल किया कि ये जो बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त की गई। क्यों? पहले एक पुरुष एक से ज्यादा महिलाओं से शादी कर सकता था, समाज में वो मान्य था और कानून की तरफ से मान्य था। लेकिन इस सिविल या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 बनने के बाद बहुपत्नी प्रथा विवाह को भी खत्म कर दिया गया। फिर आते हैं सम्मति आयु अधिनियम 1892। इसमें लड़की की उम्र 12 वर्ष न्यूनतम रखी गई। 12 वर्ष न्यूनतम रखी गई, सोचिए। और ये उस समय काफी ज्यादा चर्चा में था, काफी ज्यादा वो था। और इसके लिए बाल गंगाधर जो तिलक हैं, उन्होंने विरोध भी किया था इस एक्ट का। नहीं, 12 साल नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हो गया। उसमें जानते हैं अंग्रेज की चलती थी उसमें। और एक सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है शारदा एक्ट। इसका शारदा नाम क्यों पड़ा?
ये इसको जो मेन थे ये हर विलास शारदा, इन्हीं के प्रयासों से ये एक्ट बना और ये एक्ट शारदा एक्ट के नाम से विख्यात हुआ। और कब बना ये 1829 में बना। और लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1930 में। कब लागू हुआ? 1930 में। देखिए प्रश्न पूछ सकता है कि एक्ट बना कब? ये बना 1929 में और लागू कब हुआ? 1930 में। और इसमें क्या कहा गया? ये भी बाल विवाह से संबंधित था। कम से कम लड़कियों की उम्र 14 से कम नहीं होनी चाहिए और लड़कों की उम्र 18 होनी चाहिए। ये पूरा बाल विवाह से संबंधित कानून है। देखिए ये पूरा हम लोगों ने अभी जो टॉपिक पढ़े हैं, ये टॉपिक समाज सुधार आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चाहे आप बीपीएससी देंगे, चाहे वनडे एग्जाम देंगे, चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, इनमें यह टॉपिक समाज सुधार आंदोलन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम इसके बाद नया टॉपिक लेके आएंगे। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स आपकी लग रहा है, नोट्स वगैरह भी लग रहा है आपको, फिर 5 साल के पेपर लग रहे हैं, कुछ भी हो, यदि आप तो आप, हाँ, यदि आपको गूगल मीट में अलग से क्लास लेनी है, ठीक है, ये जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकें, क्वेश्चन कर सकें, बात कर सकें, तो भी हम उसमें क्लास एक कंटिन्यू चल रही है, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।